हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मोशन बायोलॉजी में। और आज फिर एक नई टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं और आपके कॉन्सेप्ट को फिर से चलते हैं बूस्टअप करने और एक नया टॉपिक सीखने। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात आर्तव चक्र को सही तरीके से पढ़ लिया, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। लेकिन उसी बीच में बहुत सारे स्टूडेंट की उसमें क्यूरीज, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन भी आ रहा था, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने जो है बाद में देखा। हालांकि हम जो है कल लाइव चैट के दौरान हम वहां पर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने बाद में देखा। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर ये बताइए कि एक बार अगर सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज हो जाए और फर्टिलाइज होने के बाद बेबी बन जाए और बेबी बनने के बाद फिर से फिर से वो जो बच्चा है वो जन्म ले ले, तो क्या फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। तो हाँ बच्चों, एकदम सही है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, लेकिन तब स्टार्ट होगी जब जो बच्चा जन्म लिया है वो बच्चा अपनी मां का दूध पीना बंद कर दे। अर्थात बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने के कई प्रोसेस हो सकते हैं। अगर कोई महिला बहुत तनाव स्थिति में है, तनाव का मतलब है कोई जो है प्रॉब्लम है घर में, कोई मतलब उसको कोई समस्या है जिसकी वजह से वो डिप्रेस रहती है, तो ऐसी स्थिति में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो सकता है। ज्यादा मेडिसिन यूज करने से स्टॉप हो सकता है, ठीक है, या वीकनेस कमजोरी हो जाए तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो सकता है। और एक इन द केस, और चौथा पोजीशन कब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तब। और पांचवा कंडीशन कब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप होने का, जब एक जैसे मां से जो बच्चा जन्म लिया है और वो बच्चा अपनी मां का दूध पी रहा है, तो ऐसी स्थिति में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुस्राव नहीं चलेगा। अर्थात जब वो बच्चा दूध पीना बंद कर देगा, फिर से महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एग का ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था बहुत तेजी के साथ कि सर ये बताइए कि जो कार्पस ल्यूटियम है क्या वो भी सेकेंडरी ओसाइट के साथ निकलता है बाहर, और मेंस्ट्रुएशन यानी ऋतुस्राव के समय क्या वो भी बाहर निकलता है। तो बच्चों, शायद आप फोकस नहीं किए या शायद आप वीडियो पे ध्यान नहीं दिए। हम वहां पर बार बार ही बता रहे थे कि कार्पस ल्यूटियम 25 से के बाद 27वें दिन यानी 25 से 27वें दिन वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है। मतलब समझो, वहां पर हमने ये बता दिया था कि जो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट मतलब कि वो नष्ट हो जाता है और वो ओवरी में ही नष्ट हो जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम बच्चों बाहर नहीं निकलता है, केवल सेकेंडरी ओसाइट ही बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसमें एक कमेंट, एक लाइव चैट में हमने ये भी देखा कि राहुल सोनकर ये कह रहे हैं सर आप जो है जो ये क्वेश्चन शायद इन्हीं का यही था कि कार्पस ल्यूटियम क्या बाहर निकलता है। सर आप जो है आंसर नहीं दे रहे हैं, और आप आंसर नहीं दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, मतलब पता नहीं ऐसा ही कुछ कमेंट था उनका। तो हम आप सभी स्टूडेंट को, यानी कि जो भी यहां पर बैठे या जो भी वीडियो देख रहे हैं, सारे विद्यार्थी को हम बता देना चाहते हैं कि हम हमेशा आपके लाइव चैट को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हमेशा आपके लाइव चैट को हम नहीं देख रहे होते हैं, वीडियो जब चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही हमको समय मिलता है हम हर चैट को पढ़ते हैं। तो उस दौरान हमको वो क्वेश्चन मिला। और रही बात नहीं देखने की तो बच्चों हम उस समय नहीं देख रहे थे, नहीं तो हम उसका जवाब उसी लाइव चैट में दिए होते। और आगे से आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम कोई स्टूडेंट लाइव चैट में क्वेश्चन पूछता है तो अगर किसी दूसरे स्टूडेंट को आ रहा है तो उसका आंसर दे सकता है। और अगर आपको उसका आंसर जानना है तो आप लाइव चैट में तो पूछ लीजिए, अगर मिल जाता है आंसर तो ठीक, अगर हम देख रहे हैं तो तुरंत दे देंगे। अगर नहीं देख रहे हैं या फिर नहीं आंसर मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए कि उस दौरान हम आपके चैट को नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देखे हैं। तो आप जो है जैसे ही वीडियो खत्म होता है, आप कमेंट में आप सेम ही क्वेश्चन आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट में सबका रिप्लाई हम देने की कोशिश अर्थात देते ही हैं। ठीक है, और कभी कभार अगर क्वेश्चन बड़ा रहा तो हम दूसरे दिन उसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे से ध्यान रहेगा, हमेशा हम आपके लाइव जब क्लासेस चलती है तो हमेशा आपके चैट को नहीं देख रहे होते हैं। हम बाद में जरूर चैट सारे पढ़ते हैं कि किसने क्या बोला है, किसने कौन सा क्वेश्चन पूछा है। लेकिन प्लीज आप जो है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक है, और अगर हम देख रहे होते हैं तो तुरंत दे देते हैं।
अब बच्चों, अब जो है पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही सही जवाब दिया है। यानी उसमें हमने पूछा था कि जब ऋतुस्राव जब प्रारंभ होता है तो वो किस एज में प्रारंभ होता है और कब वो मतलब उसे क्या कहते हैं, और जब स्टॉप होता है तो उसे क्या कहते हैं और कब स्टॉप होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था। आप सभी विद्यार्थियों के लिए, यानी जिन्होंने दिया है आंसर, जैसे उसमें आराधना यादव, उसके बाद अलका राय, उसके बाद राहुल सोनकर, जिद्दी गर्ल और अंकित राय, और उसके बाद अन्य और भी शायद एक दो विद्यार्थी हैं, शायद उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन इन सभी विद्यार्थियों ने आंसर दिया है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर देते रहे हमको, ताकि आप जो है आपका जो पिछला है वो रिवाइज होता रहे। तो बच्चों, बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास में एक नया टॉपिक जो कि बहुत मजेदार है स्टूडेंट, उसको स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है हमारा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में बच्चों इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये बताइए हमको, क्या ये हेडिंग हम पढ़ चुके हैं? सोचिए जरा। हाँ, यह हेडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। यह हेडिंग हम पहले चैप्टर में पढ़े हैं, है ना। निषेचन क्या होता है, इसका डिफिनीशन बता दीजिए। इसका डिफिनीशन क्या होता है? यानी हम बताए हैं, जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित हो जाता है तो उसे, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, और इससे बनने वाली कोशिका को हम जाइगोट कहते हैं। तो जिसको डिफिनीशन लिखना है वो यही लिख ले, अर्थात हम लिखवा चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है दोबारा लिखने की। लेकिन यहां पर आप लिख सकते हैं ये भी कि नर युग्मक मादा युग्मक को के साथ संलयित होता है, इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो बनने वाली कोशिका उसको क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो क्या ये आगे, मतलब इस हेडिंग को दोबारा इस चैप्टर में क्यों पढ़ना हुआ बच्चों? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया गया है। अच्छा, पिछली क्लास में हम कई बार डिस्कस किए हैं, और पिछली क्लास से ये लिंक है, और जो नए स्टूडेंट है जो ये वीडियो आज मतलब आज का देख रहे हैं, तो पहले हम उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं, आप जो है इस चैप्टर का पहला वीडियो देखिए, दूसरा देखिए, लगातार वीडियो देखेंगे तभी आज का टॉपिक समझ में आएगा। हालांकि बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम पिछले टॉपिक को लिंक करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बच्चों, यहां पर देखिए, हमने एक फिगर यहां पर ड्रॉ किया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। आप कहेंगे सर क्या ये दोनों फिगर हमें ड्रॉ करना है? तो बच्चों, इस वाले फिगर को हम ड्रॉ करा चुके हैं। इस वाले फिगर को आपका मन करता है तो ड्रॉ कर लीजिए। हालांकि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। यह एक एग का, अंडाणु का क्या है, ये फिगर है, ओवम का फिगर है। ओवम का नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी साइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अंडाणु का अगर संरचना बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं, है नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहां पर बच्चों हम बात करते हैं निषेचन किस प्रकार से होता है। हम पढ़ रहे हैं क्या, हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक कौन सी बच्चों बताएंगे हम आपको? बताइए। हम मानव जन्म पढ़ रहे हैं, तो मानव जन्म में निषेचन किस प्रकार से होता है उसी को हम क्लियर कर रहे हैं। एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए आधे घंटे तक बस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब निषेचन की क्रिया में होने से पहले गैमेट का निर्माण होता है, आपको पता है। नर के अंदर शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है, और मादा के अंदर जो है अंडाणु यानी एग यानी ओवम का निर्माण होता है। अब ये फीमेल जेनेटिक पार्ट से ही पूरा, और उसके बाद यहां पर बच्चों हम बता दें कि ये ओवरी है। ये जो ओवरी है बच्चों, इस ओवरी से एग निकलता है, और निकलकर यहां पर फिमरी के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और यहां पर पहुंच जाता है ना। और निषेचन होगा तो उस दौरान कपलेशन के थ्रू जो स्पर्म इस रास्ते से, यानी यहां से स्पर्म जो है इस रास्ते से होते हुए कहां जाएंगे, यानी ये जो रास्ता कौन है, यूट्रस है। यूट्रस से होते हुए कुछ स्पर्म दूसरे, मतलब इस दूसरे साइड के फैलोपियन नलिका के साइड, और कुछ स्पर्म जो है दूसरे साइड के फैलोपियन नलिका के पास पहुंचेंगे। इतना तो पता होगा बच्चों, पिछली क्लास में हम डिस्कस भी कर लिए हैं कि लगभग 20 से 30 करोड़ एक बार के इजैकुलेशन में 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकलता है ना। लेकिन उसमें से 40% हाई स्पीड वाला होता है, और 60% जो होता है वो थोड़ा सा लो स्पीड यानी कि 40% का मदद कर रहा होता है ना। 20 से 30 करोड़ निकले हैं। लेकिन बच्चों यहां पर फोकस करेंगे, यहां पर जो स्पर्म इस एग के पास पहुंच पाते हैं वो केवल 100 ही पहुंच पाते हैं, 100 से 150 ही केवल पहुंच पाते हैं, और बाकी सारे के सारे मर जाते हैं। क्योंकि ये जो यहां पर यूट्रस वाला पार्ट होता है, जो ये वजाइनल पार्ट होता है, यहां पर एसिड नेचर होता है, और बहुत सारे स्पर्म मारे जाते हैं यहां पर। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म यहां पर मारे जाते हैं। मतलब यहां हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि जैसे ही स्पर्म यहां पर एजुकुलेट होगा, मतलब जैसे ही जो सीमेन होता है एजुकुलेट होगा, उस दौरान यहां से स्पर्म की रेस स्टार्ट हो जाएगी।
यानी सोचिए कि एक ही एग है और इस एग को फर्टिलाइज करना है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें अगर कि हमें जैसे कोई एथलीट है, एथलीट को वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और वर्ल्ड चैंपियन बनेगा कब? जब वो दौड़ेगा तेज। अगर कोई धावक है और वो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है बच्चों, तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए उसको दौड़ना पड़ेगा, और वो दौड़ेगा बहुत तेज। जब वो तेज दौड़ेगा तभी तो सबसे आगे आएगा। तो यही सिचुएशन यहां पर भी होता है बच्चों, यानी कि जैसे ही यहां पर सीमेन यानी कि स्पर्म इजैकुलेट होता है, वैसे ही स्पर्म की रेस स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमने पिछली क्लास में यह भी बताया है, आपको याद होगा कि इस केवल एक स्पर्म बच्चों, केवल एक स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज करता है। जाते कितने हैं? जाते तो मतलब इजैकुलेट तो होते हैं 20 से 30 करोड़, पहुंच कितने पाते हैं बच्चों? 100, केवल 100 या 150। ठीक है, सोचिए यहां से रेस स्टार्ट हुई, बहुत सारे ऐसे स्पर्म थे कि जो क्या हो गए, जो कि एसिड नेचर के कारण मारे गए, है ना, जो एसिड नेचर के कारण मारे गए। कुछ तो ऐसे थे कमजोर थे जो दौड़ ही नहीं पाए, जो ट्रैवल ही नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे थे क्योंकि ये जो फैलोपियन नलिका होती है बच्चों, यहां पर विलाई पाई जाती है, छोटी छोटी माइक्रो विलाई पाई जाती है। आप कहेंगे सर ये विलाई का नाम हम कहीं सुने हैं? बिल्कुल बच्चों, आप जो है इसका नाम सुने होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पर भी विलाई होती है। ये विलाई भी ऐसे ऐसे करके ट्रेवल कर रही होती है वहां पर। जब ऐसे ऐसे करके ट्रेवल कर रही होती है, स्पर्म को सहारा मिलता है आगे जाने का। लेकिन बच्चों यहां से तो रेस स्टार्ट हुई, यहां से बहुत सारे स्पर्म जो है एक दूसरे को पिछाड़ते हुए आगे चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम कहें कि आप जो है 100 लोगों के साथ दौड़ रहे हैं, और 100 लोगों के साथ दौड़ रहे हैं, तो एक पहले एक किसी को आगे कर रहा है, दूसरा पीछे कर रहा है, तीसरा, और जो ताकतवर होगा, जो ज्यादा एनर्जी वाला होगा, वही आगे पहुंचेगा, है ना। तो वही कंडीशन यहां पर भी होती है बच्चों, यानी स्पर्म की रेस चली है, हजारों करोड़ों जो स्पर्म इस रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मारे जा रहे हैं, बहुत सारे मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि जो स्पर्म है, जो वजाइनल पार्ट से वहां पर एसिड नेचर होता है, इसलिए वहां पर स्पर्म बहुत सारे मारे जा रहे हैं। कुछ तो दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, कमजोर हैं, और कुछ जो दौड़ रहे हैं, जो भी 1000-2000 दौड़ रहे हैं, कुछ तो इधर भाग रहे हैं। इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं कि ओवम यहां से निकल रहा है, दोनों साइड भागेंगे, जिधर जिसको मिल जाएगा वो उधर, वहां पर क्या हो जाएगा, वो फर्टिलाइज हो जाएगा एग। तो कुछ इधर जाते हैं, तो इधर अगर मान लेते इधर ओवम है, इधर, क्योंकि हम पिछली क्लास में ये भी बताए हैं कि एक महीने में केवल एक साइड से ओवम रिलीज होता है ना, एक साइड से, केवल जो सेकेंडरी साइड होता है एक साइड से रिलीज होता है। तो कुछ स्पर्म इधर भागते हैं, कुछ स्पर्म इधर जाते हैं। लेकिन अगर सपोज दैट कि यहां पर ओवम है और यहां पर ओवम है बच्चों, और स्पर्म यहां पर पहुंच गए, और पहुंच गए, देखिए ये फिगर हम यहां पर बड़ा करके बताए हैं, देखिए ये स्पर्म ऐसे सैकड़ों स्पर्म इस ओवम को घेर के रखे हैं बच्चों, इस ओवम को घेर के रखे हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो और उसके बाद बच्चों होगा क्या, ध्यान से फोकस करिएगा कि ये जो यहां पर जो ये इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी सुरक्षा है, यानी कि जो एग है, इस एग के चारों तरफ कितनी सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब कि इसके चारों तरफ छोटी छोटी कोशिकाएं देख रहे हैं आप लोग। इस कोशिका का नाम बच्चों क्या है? कोरोना रेडिएटा। आप कहेंगे सर जी ये कौन सा कोरोना है? ये जो वायरस है ये कोरोना है? नहीं बच्चों, ये वायरस वाला कोरोना नहीं है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस सेल की, इस कोशिका की जो शेप है वो कुछ अलग है। तो बच्चों यहां पर हम बता दें, इसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। ये इस अंडाणु की कोशिका को ये घेर के रखता है, सुरक्षित करके रखता है, ताकि ये डिजनरेट ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसको, है ना। तो इसको ये सुरक्षित करने का काम करता है कौन? कोरोना रेडिएटा, जिसको हिंदी में बच्चों कहते हैं अरीय किरीट, अरीय किरीट कहते हैं। हालांकि इंग्लिश इसकी बेस्ट है, कोरोना रेडिएटा याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इसलिए हम दोनों लिखते हैं। उसके बाद बच्चों इस अंडाणु का जो संरचना है, इसके बाहर की तरफ एक और स्तर होता है जिसको जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। पिछली क्लास जिसने पढ़ा है उसको कंफर्म होगा। जोना पेल्यूसिडा का एक मोटा सा आवरण यहां पर देख सकते हैं। अभी एक अंदर है, एक ये है, ठीक है, एक ये है। ये जो मोटा सा आवरण दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये जो जोना पेल्यूसिडा है बच्चों, ये मोटा आवरण होता है, और यह क्या काम करता है? अंडाणु की सुरक्षा करता है। कई बार हम आपको बोल रहे हैं, बताए हैं कि केवल एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। सपोज करिए कि 100 पहुंच गए, और मतलब कि ये हो रहा है कि 100 जो है तेज दौड़ रहे हैं, साथ दौड़ रहे हैं, है ना, 100 एकदम बराबर रेस लगाए बैठे हैं। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो पहुंचने के बाद पता चलेगा। कहां पर? तो बच्चों एक चीज और यहां पर क्लियर कर देते हैं, ये एक मतलब स्पर्म और एग जहां फर्टिलाइज होता है उसको हम एम्पुला कहते हैं, है ना, या इसको एक जगह मतलब कि कहीं जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, जब या जो बच्चे कर रहे हैं तैयारी, या फिर जब हम क्वेश्चन आपसे मेडिकल का पूछेंगे तो उस दौरान इसमें क्वेश्चन आएगा कि
जो स्पर्म होता है वो एग को कहां फर्टिलाइज करता है, कहां निषेचित करता है। तो बच्चों वहां पर ऑप्शन में एम्पुला हो सकता है, जिसको टुंबिका कहते हैं हिंदी में, है ना, एम्पुला में फर्टिलाइज कर सकता है, या फिर उस एग या फिर ऑप्शन ये हो सकता है एम्पुला इस्थमस जंक्शन, ठीक है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन, ठीक है। तो बच्चों दोनों केस में दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन कभी एक ही मतलब एक चारों ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, ठीक है, या तो एम्पुला रहेगा या तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन होगा, ठीक है। तो यानी जहां पर स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है उसको हम एम्पुला इस्थमस जंक्शन कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, अब आपको इतना भी पता है कि ये बहुत सारे स्पर्म, यानी ये बहुत सारे सैकड़ों के स्पर्म संख्या में एग को फर्टिलाइज करने के लिए इसके समीप आ गए हैं, इसके समीप आ गए हैं बच्चों। अब देखिए, अब होता क्या है, यहां पर हम कुछ वर्ड लिखे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसका हम संरचना पहले बता देते हैं। ये बाहर की तरफ ये जो सेल दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये मोटी सी जो लेयर है इसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। स्पर्म को आप जान ही रहे हैं, ये सारे स्पर्म है, और उसके बाद इसके या जोना पेलुसिडा और एग के बीच में एक स्पेस है, खाली स्पेस है, खाली जगह देख रहे हैं, इस खाली जगह को बोलते हैं प्राइवेटेलाइन स्पेस, ठीक है, प्राइवेटेलाइन स्पेस कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों परिपीतक अवकाश, ठीक है, ठीक। यानी कि यहां जोना पेलुसिडा और उसके बाद इस एग के बीच में एक खाली स्थान है, इस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस खाली स्थान को बोलते हैं प्राइवेटेलाइन स्पेस, ठीक है, प्राइवेटेलाइन स्पेस। थोड़ा सा टफ है वर्ड, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करिएगा, ठीक, इसको याद कर सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों परिपीतक अवकाश, ठीक है, परिपीतक अवकाश। तो ये परिपीतक अवकाश जो होता है बच्चों वो किसके किसके बीच में होता है, एग और जोना पेलुसिडा के बीच में होता है। इतना तो क्लियर है बच्चों, अब आगे बात करते हैं हम, ठीक है। पिछली क्लास में स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया गया था, उस स्पर्म के स्ट्रक्चर में आपको हम एक्रोसोम बताए थे। एक्रोसोम याद है कि नहीं है, याद होना चाहिए, ठीक है। एक्रोसोम बताए थे बच्चों। एक्रोसोम जो होता है उसमें, हालांकि एनसीईआरटी बुक में ये जो यहां पर कुछ हम वर्ड लिखे हैं, ये वर्ड आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी जाना जरूरी है। एक्रोसोम जो होता है उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, उसमें दो मुख्य एंजाइम ये भी है, एक का नाम है क्या, हाइलुरोनाइडेज, ठीक है, हाइलुरोनाइडेज, और दूसरे का नाम क्या है, स्पर्म लाइसिन, ठीक है, स्पर्म लाइसिन, ठीक, हाइलुरोनाइडेज और स्पर्म लाइसिन। जैसे ही स्पर्म इस कोरोना रेडिएटा के पास पहुंचता है तो जो एक्रोसोम से वो एंजाइम, यानी कि कौन सा एंजाइम, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम रिलीज होने लगता है, और ये कोरोना रेडिएटा की सेल को दूर करने की कोशिश करता है ताकि स्पर्म अंदर जा सके, है ना। यानी कि बहुत सारे स्पर्म आए हैं यहां फर्टिलाइज करने के लिए, और सारे लोगों ने अपने एक्रोसोम से किस एंजाइम को रिलीज करना स्टार्ट किया, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम को रिलीज किया, और जिससे जो कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं थी वो दूर गई और स्पर्म को जगह मिला अंदर जाने के लिए। उसके बाद बच्चों दूसरा स्पर्म जो है, दूसरा एंजाइम जो है यहां से रिलीज होता है, जिसका नाम है स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो कि एक स्पर्म को अंदर एंट्री करने में, एग में एंट्री करने में, अर्थात ये जो जोना पेलुसिडा की आप लेयर समझ रहे हैं, ये लेयर जो है बहुत सुरक्षित लेयर होती है। जब ये स्पर्म लाइसिन जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये स्पर्म देख सकते हैं आप, बहुत अंदर तक एंट्री कर चुका है, इसका मतलब स्पर्म लाइसिन को ये रिलीज किया, जिससे इसको मदद मिली इस जोना पेलुसिडा की सेल के मतलब अस्तर के अंदर घुसने, है ना, अंदर एंट्री के लिए जो है मदद मिली इस स्पर्म को, ठीक है, किसके कारण, स्पर्म लाइसिन के कारण, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों, जैसे ही फोकस करिएगा, जैसे ही ये स्पर्म जोना पेलुसिडा के अंदर एंट्री किया, वैसे ही इस जोना पेलुसिडा की लेयर में कुछ बदलाव होना चालू हो जाता है। कुछ लेयर में, मतलब इस जोना पेलुसिडा की लेयर में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों कि जैसे ही स्पर्म जो है जोना पेलुसिडा की अस्तर को भेदते हुए अंदर एंट्री करता है, ऐसी स्थिति में तुरंत ही इस जोना पेलुसिडा के अस्तर में एक जो है बदलाव हो जाता है, और उस बदलाव को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन करते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब है कि जोना पेलुसिडा में ऐसा बदलाव हो जाता है कि बाकी और जो 100 या फिर और भी अन्य जो स्पर्म इसको अंदर, मतलब इसके अंदर प्रवेश करने वाले थे, वो अब प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मतलब समझो यहां पर ये पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं, केवल एक स्पर्म ही एग में एंट्री करता है, केवल एक स्पर्म एग में एंट्री करता है,
ठीक है। ये क्यों हो पा रहा है? अब पहले तो हमने बताया क्या, हाइलुरोनाइडेज जो एंजाइम होता है, जैसे ही पहुंचता है कोरोना रेडिएटेड सेल जो होती है क्या होती है, दूर होने लगती है, स्पर्म अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही स्पर्म अंदर की तरफ जाता है तो एक और स्तर देखने को मिलता है उसको। कौन सा स्तर देखने को मिलता है? कौन सा बताइएगा? इसको एक स्तर मिलता है जोना पेरिफिदा का। जोना पेरिफिदा को भेदने के लिए स्पर्म के पास एक और एंजाइम है, स्पर्म लाइसिन, ये इसको रिलीज कर दिया। जैसे ही इसको रिलीज करते हैं, और सारे करते हैं, है ना, लेकिन जो पहले इसको भेद के अंदर जा पाता है, जैसे सपोज दैट ये सारे अभी दूर दूर हैं, ये अंदर जा रहा है, ये जैसे ही इसके अंदर एंट्री मतलब इतना एंट्री करता है, वैसे ही इस जोना पेलुसिडा के स्तर में बदलाव हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है। और इस चेंजिंग को बोलते हैं बच्चों कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। और इस बदलाव होने के बाद जो स्पर्म इसमें एंट्री करने चाहते थे, यानी ये सब जो स्पर्म एंट्री करना चाहते थे, अब वो एंट्री नहीं कर पाएंगे, मतलब मर जाएंगे। मतलब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे वो, यानी धीरे धीरे वो वहीं पर मर जाएंगे। सोचिए बच्चों, इतनी रेस को, इतनी यानी 20 से 30 करोड़ स्पर्म को पराजित करते हुए ये इतने सारे 100 से 150 स्पर्म इस एग के पास पहुंचे, और जब एग के पास पहुंचे तो केवल एक विजेता होता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। तो हमें स्पर्म से सीखना चाहिए बच्चों कि हार जीत जो होता है वो हमारे जो जीवन का एक दो तराजू के पड़ले हैं, और एक में जीत और एक में हार। हम अगर हारेंगे नहीं तो जीतने की सोचेंगे नहीं, और अगर हम हारेंगे नहीं तो हम सीखेंगे नहीं। तो हम बच्चों हारते कभी नहीं है, हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। सोचिए कि हम सभी इस दुनिया का जो भी ह्यूमन बींग्स है वो कभी भी उसको डिमोटिवेट होना नहीं चाहिए, कभी भी किसी से पैनिक नहीं होना चाहिए, कभी जो है डिप्रेस में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इस स्पर्म से एक सीख लीजिए बच्चों कि हम ऐसे ही स्पर्म थे, यानी इस दुनिया का सारे ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं या कोई अन्य जीव की बात कर रहे हैं, सबकी, है ना, जो भी अन्य जानवर हम देखते हैं वो ऐसे स्पर्म थे जो कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म को हराया है। सोच लीजिए, इतना डेंजरसफुल एरिया, यानी कि इतने खतरनाक क्षेत्र से गुजरते हुए, क्योंकि स्पर्म जो है बहुत सारे स्पर्म को पीछे छोड़ना, अन्य सारी प्रॉब्लम जो यूट्रस में होती हैं उन सबको भी पराजित करते हुए स्पर्म वहां पर पहुंचते तो हैं 100, 150, 200, लेकिन जीत केवल एक पाता है। यानी कुछ यहां पर कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं बच्चों। सीट कुछ होती हैं और लड़ाई जो है लाखों के बच्चों करते हैं, और कुछ तो 10 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से रुक जाते हैं। तो उनको डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों वो ऐसे स्पर्म रहे हैं जो कि वो कभी ना कभी 20 से 30 करोड़ स्पर्म को पराजित किए हैं। तो बच्चों यहां पर हमें स्पर्म से सीख लेनी चाहिए, हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। कभी अपने जीवन में कुछ भी हो जाए बच्चों, तो अगर सपोज दैट कि आप किसी एग्जाम को दिए, आप क्वालिफाइड नहीं कर पाए, तो सीधा सा मतलब कि आपने उसमें आपकी हार नहीं हुई बच्चों, आपने जीतने की कोशिश तो किया, ठीक है, आपने कुछ सीखा। तो हार कैसे गए ये आपको पता चल जाएगा कि हमने यहां पर प्रॉब्लम की, ये पढ़ाई नहीं की, यहां पर नहीं की, इसलिए आप हार गए बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर जो जीतने वाला है वो जिद्दी है और एक्टिवेट है, देखिए ये स्पर्म एक्टिवेट इतना ज्यादा है और हमेशा अपने टाइम का यूज किया, और इस एक समय के बाद वो क्या किया, लाइसिन को रिलीज करने के बाद एंट्री कर दिया। जैसे ही एंट्री हुआ वैसे ही जोना पेलुसिडा की लेयर जो है बदलाव में मतलब परिवर्तित हो जाती है, और जब ये परिवर्तित हो जाती है बच्चों, फिर होता क्या है, फिर सारे स्पर्म जो है हार जाते हैं, है ना। तो यानी कि हम ऐसे स्पर्म थे कि जो 20 से 30 करोड़ स्पर्म को हराए हैं, ना, तब जाकर हमारा जीवन इस पृथ्वी पर आया है। तो हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे हम एक सीख ले सकते हैं, हमें कभी भी अपने जीवन में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और दूसरे की बात को कभी नहीं सुनना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आपसे ज्यादा दूसरा परेशान रहता है कि आपका क्या होगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अरे हमें ही नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ाई हम कर रहे हैं या कोई और, जैसे आप सभी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, तो दूसरा क्यों परेशान रहता है उसमें? अरे होगा नहीं होगा वो तो उसका हो नहीं होगा ना, आपने तो कोशिश ही नहीं किया, आप तो झूठी दूसरे को जाकर डिमोरलाइज कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसको कह रहे हैं नहीं होता है, इतने बच्चे, अरे होता नहीं है वो तो दूसरी बात है, उनको बताइए, आज से आप सभी लोग बताएंगे उनको कि हम ऐसे सिचुएशन में भी रहे हैं जो कि 20 से 30 करोड़, यानी हमारा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ही हमने 20 से 30 करोड़ लोगों को हराया है। तो हम कभी हार नहीं मानने वाले हैं। आज इस एग्जाम में नहीं हुआ, उस एग्जाम में नहीं हुआ, यहां पर नहीं हुआ, शायद जिंदगी एक अच्छे मोड़ पर पहुंचाने वाली है आपको। आज समझिए मेरी बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। यानी कि अगर हम जो है कभी किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कभी कोई काम करते हैं फेल हो जाते हैं, तो हमें वहां पर अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को समझाना चाहिए कि हम ऐसे थे कि बहुत हमारा जन्म नहीं हुआ था तभी हमने बहुत सारे लोगों को हराया है।
और साथ में ही आज हम हारेंगे नहीं, क्योंकि शायद भगवान ने, गॉड ने हमारे लिए कुछ अन्य एक इससे भी अच्छा रास्ता चुना है और हमें उसी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो डिमोरलाइज होकर जो है खुदकुशी कर लेते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं क्या, फांसी लगा लेते हैं, कहीं प्रेम के सामने आ जाते हैं, कहीं नदी में कूद जाते हैं। जो अपने आप को मारना विजेता घोषित नहीं होना है ना। अपने आप को मार के क्या आप विजय पा सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी न कि सॉल्व होगी। तो प्लीज अपने आप पर विश्वास रखिए। आपको अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर दूसरा कोई आपको आकर जज करे तो सीधा उसको स्टॉप करिए, आप उससे बात मत करिए। अगर आपको कोई डिमोरलाइज करता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये है वो है, आप उससे बात करना बंद कर दीजिए। सिंपल सा मतलब हम एक पॉइंट ये समझते हैं, अरे अब कोई दूसरा आपको आपसे ज्यादा जानता है, ये तो अजीब बात हो गई है ना। स्वाभाविक सी बात है। आप सोचिए, अगर कोई दूसरा आकर आपके पोटेंशियल को बता रहा है तो सीधा सा मतलब कि आप अपनी रस्सी, अपने चलने की रस्सी किसी दूसरे के हाथ में पकड़ा के रखें। तो प्लीज आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो भी होगा नहीं आए। जैसे सोचिए कि हमें ये क्यों नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट अगर टफ है, कोई टॉपिक टफ है तो हमें क्यों नहीं आ रहा, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आएगा बच्चों। दुनिया की कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो स्टूडेंट नहीं पढ़े। अरे स्टूडेंट पढ़े नहीं तो किताबों में आया कैसे? वो जो लिखा वो कभी ना कभी स्टूडेंट रहा होगा ना, है ना। तो सीधा सा मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी टफ नहीं है, और मानव के लिए तो कुछ भी टफ नहीं है। ह्यूमन बींग्स के पास ऐसी पावर है, शायद वो खुद नहीं जानता, उस पावर को वो खुद नहीं जानता बच्चों। तो आप लोग जो है डिमोरलाइज नहीं होंगे। समझ सकते हैं आप घर पे होते हैं तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको हराना है, बहुत सारे लोगों को हराना है ना। क्योंकि हमें इससे सीख मिलती है कि हमें हमेशा मजबूत बन के रहना है, आगे एक्टिव होकर रहना है, और हमें किसी से डरना नहीं है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो मोटिवेशनल की सीरीज हो गई एक स्पर्म की बात सुनकर, है ना। तो चलिए आगे बता देते हैं। यहाँ पर यानी आपने इतना तो समझ लिया कि स्पर्म लाइसिन जो पहले रिलीज करके और पहले एंट्री कर लेगा तो वो जीत जाएगा, बाकी सारे जितने स्पर्म होंगे वो धीरे धीरे मर जाएंगे, अर्थात हार जाएंगे बच्चों, है ना, हार जाएंगे। तो ये जो जीता है ये तो भाई सोचिए 30 करोड़ 20 से 30 करोड़ लोगों को हरा के आया है। इसके अंदर कितनी एनर्जी रही होगी, कितना जोश रहा होगा, कितना इसको इस सेट में रहा होगा, मेरे को मेरे गोल के पास पहुंचना है। इसी प्रकार से आपको भी होना चाहिए बच्चों कि हमें अपने गोल के पास पहुंचना है। क्या कहती है दुनिया, छोड़ दो यार उसको, छोड़ दो, कोई कुछ भी कहता है आपको, बाहर में जाए कोई, हमें अपने आप से मतलब रखना है और खुद गर्ज बनना है और काम करना है अपना, ठीक है। तो पढ़ाई में, स्टूडेंट लाइफ में आपको खुद गर्ज बनना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया वाले आपको पीछे छोड़ देंगे। जैसे ये देखिए, सारे स्पर्म फेल हो गए, एक पास हो गया। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में बहुत तपस्या करना पड़ता है, करिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब आगे बात करते हैं यहां पर। हाँ, कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब समझ गए थे, यानी जैसे ही एंट्री किया स्पर्म वैसे ही जोना पेलिसिडा की लेयर बदल गई, तुरंत बदल गई। और जैसे ही बदली सारे स्पर्म फेल, यानी जोना पेलिसिडा की लेयर बोली बस 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 बस, एक स्पर्म एंट्री कर चुका है, आप लोग हार चुके हैं, अब आप लोग यहां से छोड़ के चले जाइए, काम खत्म है आप लोगों का। इसी को हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, यानी जोना पेलिसिडा की लेयर में बदलाव हो जाना। केवल एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है, ठीक है। कई बार इसको हम बता चुके हैं, भूलेंगे नहीं ना आप लोग, नहीं भूलेंगे, हमें पता है। एक वर्ड यहां पर बच्चों एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट्स हमने यहां पर मेंशन किया है, आप लोगों को बता दे। आपके एनसीईआरटी में ये सारे वर्ड नहीं है, बट फिर भी इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसी की वजह से शायद आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, है ना। तो इसका यहां पर लिखा होगा, आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कैपेसिटेशन, कैपेसिएशन का मतलब क्या है ना। कैपेसिएशन का मतलब है बच्चों, जैसे ही जो मेल का स्पर्म या सीमेन जो होता है वो यहाँ वेजाइनल पार्ट्स में जब इजैकुलेट होता है, उस दौरान तक कुछ समय तक वहां पर स्थिर रहता है, उसके बाद वो वहीं मतलब यहाँ इसी वाले स्थान पर, है ना, इसी वाले स्थान पर, यानी कुछ जो यहाँ पर ग्रीवा वाला पार्ट है और साथ में यहाँ पर वेजाइनल वाला पार्ट है, यहीं पर वो क्या करता है, कैपेसिटेट होता है, मतलब कि उसमें कुछ चेंजिंग आती है, उसके फिजिकल मतलब कि जो स्पर्म यहाँ पर गया है उसमें कुछ बदलाव आते हैं, उसके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, स्पर्म के जो उसका बॉडी है पूरा उसमें बदलाव आता है।
इसी प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं क्या, कैपिशिएशन। कैपिशिएशन मतलब क्या होता है, जैसे ही स्पर्म वेजाइनल में क्या होता है, इजैकुलेट होता है, वैसे ही कुछ समय के बाद उसके शरीर में बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं कैपिशिएशन। और कैपिशिएशन बहुत जरूरी होता है किसी स्पर्म को एग तक पहुंचने में, है ना, किसी स्पर्म को एग तक पहुंचने में कैपिशिएशन बहुत ही जरूरी होता है। अर्थात मतलब समझिए इस कैपिशिएशन का, हम इसे अदर लिंक्स मतलब अपने एथलीट से लिंक करते हैं कि किसी भी कोई भी एथलीट जो होता है बच्चों, कोई भी एथलीट बच्चों वो बहुत मेहनत करता है पहले। यानी कि अगर जैसे कोई अगर विजेता होता है, कोई मतलब धावक जो है वर्ल्ड चैंपियन बनता है, तो वो तो केवल 5 सेकंड 10 सेकंड या 1 मिनट के दौड़ के बाद बन जाता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। ठीक है, वही चीज है कि कैपिशिएशन यानी स्पर्म का वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म के बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, और स्पर्म का जो चेंजेस होने के बाद उसमें एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आ जाती है, तो उसी के बदलाव को बच्चों बोलते हैं कैपिशिएशन। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में एक एक पॉइंट को हमने यहां पर डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, है ना। और इतने एक एक पॉइंट को डिस्कस करके आप लोग अगर नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आप लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं बच्चों, बता दे रहे हैं आपको। अब ढूंढ लीजिए यूट्यूब चैनल पे, हम नहीं करें कि आई एम द बेस्ट, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो हम आपके लिए अच्छे नहीं है, आप जो है छोड़ के चले जाइए, कहीं दूसरी जगह पढ़ लीजिए। अगर हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आपके लिए बेस्ट हैं, अन्यथा आपके लिए हम बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं बेस्ट हैं? क्योंकि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं आप झूठी जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपका फ्रीडम है यहाँ इंटरनेट पर, आप छोड़ के जा सकते हैं, जहां पर समझ में आए बच्चों वहां पर पढ़िए। आपको ये हम गुस्से से नहीं बोल रहे हैं, हम प्यार से बोल रहे हैं कि आप ये काम कर दीजिए, क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पढ़ने का क्या मतलब है। और आई थिंक आना चाहिए, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड का मतलब समझा रहे हैं। अगर नहीं आ रहा ना तो भाई तब दिक्कत है ना, तब तो दिक्कत है। ठीक है, आगे का क्लास कंटिन्यू करें, चलिए देखते हैं। ठीक, यहां पर इसको इरेज करते हैं बच्चों। आगे बच्चों थोड़ा सा एनसीईआरटी में आप देखेंगे वहां पर लिखा होगा लिंग निर्धारण, है ना, लिंग निर्धारण होगा वहां पर, तो हम उसको बता देते हैं वो क्या है। यानी कि कैसे एक जो है मतलब बच्चा जो होता है वो लड़का या लड़की जन्म लेता है, कैसे। ठीक है, इसको इंग्लिश बच्चों कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण का मतलब समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब बता देते हैं हम आपको, जैसे एक एग है, ये एक एग है, ठीक है, एग सेल है, इसमें हमेशा यक्ष ही गुणसूत्र होगा, यक्ष गुणसूत्र होगा, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। यह नंबर होगा, समझ गए ना। थोड़ा सा एग को बड़ा बना देते हैं। ठीक, यक्ष गुणसूत्र, एग में हमेशा ये कौन सा गुणसूत्र होगा? यक्ष गुणसूत्र होगा, और इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 23 होगी, क्योंकि मियोसिस हुआ है ना। और आपको यहाँ एक चीज और बताना भूल गए, बताया भी है कि एक स्पर्म को फर्टिलाइज करने से पहले स्पर्म क्या करेगा, यानी कि जो वहां पर जैसे स्पर्म यहाँ पर इस एग को फर्टिलाइज करने आया तो इससे पहले क्या करेगा, यहाँ से मतलब अपने नेक से सेंट्रियोल भेजेगा, इसमें सेंट्रियोल होने के बाद इसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, मियोसिस सेकंड होने के बाद फिर से क्या होगा कि इसका जो क्रोमोसोम होगा वो क्रोमोसोम इसके अंदर भेज देगा। मतलब पूरा स्पर्म एग के अंदर नहीं जाता बच्चों, पूरा स्पर्म जो है एग के अंदर नहीं जाता, केवल उसका जो क्या क्रोमोसोम ही अंदर जाता है। मतलब जब एंट्री किया, जैसे जोना पेनिसिलिडा को क्या किया, वो पेनिट्रेट किया, तो उस दौरान क्या हुआ कि जो उसका हेड वाला पार्ट अंदर चला गया, एक क्रोमोसोम के बाद हेड वाला भी पार्ट है, तो हेड वाला पार्ट अंदर गया, तो उस दौरान जो उसका क्रोमोसोम था वो क्रोमोसोम इस एग के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, एक के पास पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही वो एंट्री करेगा पहले क्या करेगा, सेंट्रियोल भेजेगा, उसका सेकंड मियोसिस होगा, है ना। सेकंड मियोसिस कंप्लीट होने के बाद तब ओवम बनेगा, कहां पर बनेगा? एम्पुला वाले पार्ट में ही बनेगा, और उसी ओवम को वो स्पर्म क्या कर रहा होगा? फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। और ये काम ये जो हो रहा है ना, आप अगर मेडिकल स्टूडेंट बनेंगे तो आपको एकदम ब्रीफली समझाया जाएगा, आपके लिए इतना ही है काफी। अब स्पर्म, यहां पर ओवम की बात करें, ओवम में यक्ष ही गुणसूत्र होता है हमेशा,
और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23, क्योंकि मनुष्य में एक सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 46 होती है। तो यह नंबर है, आधा है ना, आधा तो यन कहते हैं उसको, अवृत कहते हैं। तो ये 23 गुणसूत्र वाला क्या है? एक सेल है। अब बच्चों जो स्पर्म होता है उसमें 50% स्पर्म जो होते हैं बच्चों वो यक्स वाले होते हैं, और 50% जो बच्चों स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? वाई वाले होते हैं। मतलब समझिए, यानी कि जब मियोसिस होता है तो उसमें 50% जो स्पर्म होंगे वो यक्स गुणसूत्र वाले होंगे, और 50% जो स्पर्म होंगे उसमें वाई गुणसूत्र होगा, यक्स और वाई गुणसूत्र। ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया। यानी कि अगर जैसे 20 करोड़ हैं, 20 करोड़ स्पर्म में 10 करोड़ कैसे होंगे? 10 करोड़ होंगे यक्स वाले और 10 करोड़ होंगे वाई वाले। इतना क्लियर हो गया ना। अब सपोज करिए ये वाई वाला स्पर्म, और यहां पर मतलब बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में स्पर्म आ गए इस एक को फर्टिलाइज करने। ठीक है, इसमें से एक यक्स, एक वाई, एक यक्स, एक वाई, एक यक्स, एक वाई, ऐसे करके मतलब स्पर्म है, बहुत सारे हैं। ठीक, अब देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर फोकस करिए। अब अगर ये वाई वाला स्पर्म इसको पहले फर्टिलाइज करता है, मतलब वाई वाला स्पर्म पहले इसके अंदर एंट्री करेगा, तो ये सब नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में और इसके पास यक्स गुणसूत्र, इसके पास वाई गुणसूत्र, तो यक्स वाई हो जाएगा। और यक्स वाई गुणसूत्र मतलब जो अगला जो बच्चा जन्म ले रहा है बच्चों, वो कैसा होगा? नर होगा। यानी कि जो बच्चा जन्म लिया वो नर बालक होगा, मेल होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक। अगर वाई वाला पहले नहीं पहुंचा, यक्स वाला पहले पहुंचा, और यक्स वाला पहले पहुंचकर क्या किया? इसको निषेचित किया। तो इसके अंदर पहले से एक यक्स था और एक यक्स, ये 2 यक्स हो गया। तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? वो फीमेल हो जाएगी, यानी कि मादा हो जाएगी। इतना तो समझ में आ गया। यानी कि अगर स्पर्म यक्स वाला पहुंचा इसको फर्टिलाइज करने, तो बच्चा जो जन्म लेगा वो कैसा होगा? नर होगा, क्योंकि यक्स ऑलरेडी एक के अंदर है, वाई यहां से पहुंच गया तो क्या हो जाएगा? नर हो जाएगा। अगर यक्स वाला पहले से ऑलरेडी है और यक्स वाला स्पर्म जाकर इसको फर्टिलाइज किया, तो यक्स और यक्स मिल जाएगा, इसके बाद ये जो बच्चा होगा वो कैसा हो जाएगा? मादा हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया ना बच्चों? इतना सिंपल था, है ना? पता चल गया होगा आप लोगों को। अब बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब यहां पर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब जब जैसे ही स्पर्म का गुणसूत्र इसके अंदर आएगा, तो अभी तक तो एक यंग था, है ना? जैसे ही एंट्री किया तो जायगोट बन गया ना, जायगोट बन गया। तो जैसे ही जायगोट बना तो अब जो है यहाँ पर 23 गुणसूत्र, अब नर का 23, मादा का 23 कितना हो जाएगा? 46 गुणसूत्र। ठीक है, तो एक कोशिका बन जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी, चिंता मत करिए आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? अब बच्चों अब हम थोड़ा सा समाज के दुर्व्यवहार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने यहां पर देखा कि 50% यक्स और 50% वाई गुणसूत्र होते हैं। यानी कि एक मतलब गर्भवती महिला में 50% चांस ये रहता है कि वो नर बालक को जन्म दे, और 50% ये चांस होता है कि वो मादा बालक को जन्म दे, है ना? 50-50 चांसेस है। लेकिन ये हमारे गांव में जो अशिक्षित लोग हैं या अन्य लोग भी हैं, अगर किसी महिला को लगातार यानी लगातार जो है लड़की ही जन्म ले रही है, मतलब होता है ना कभी कभी किसी घर में लड़की ही ज्यादा, मतलब लड़के नहीं होते, लड़कियां ही हो रही हैं, तो इसका पूरा श्रेय जो होता है बच्चों वो महिलाओं को ही चला जाता है। महिलाओं को कमजोर समझा जाता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, 1% नहीं है, 0% भी नहीं हो सकते हैं। 0% ही नहीं होता, मतलब 1% नहीं है ना? यानी कि कोई जो बच्चा जन्म लिया वो नर है या मादा है, इसका पूरा श्रेय जो है वो पुरुष को जाता है, मादा को नहीं जाता, है ना? क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहां पर देखिए, आप यहां पर आप खुद कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर मेल का वाई अगर फर्टिलाइज करता है तो लड़का, अगर यक्स करता है तो लड़की, है ना? और फीमेल का कोई रोल नहीं, फीमेल का ऑलरेडी जब वाई वाला जा रहा है तब भी यक्स है, यक्स वाला जा रहा है तब भी यक्स है। तो मादा का एक या मादा कभी भी, जो गांव में ये र्यूमर है, लोगों को या महिलाओं को परेशान किया जाता है इस बारे में बोलकर, ताने मार कर, कि महिलाएं जिनमें जो लड़कियां, मतलब जो उनकी ऐसी दंपति जिसको लड़कियां ज्यादा हो रही हैं, तो लोग बाहर वाले अलग लोग उनको ताने मारते हैं कि इस महिला में ही कोई प्रॉब्लम। तो बिल्कुल ऐसा नहीं बच्चों। इस जो मेल है, जो पुरुष है, उसके स्पर्म में जो यक्स वाला गुणसूत्र है वो ज्यादा मोटाइल है, और आपको पता है यक्स वाला ज्यादा फर्टिलाइज कर रहा है, मतलब पहले पहुंच जा रहा है, पहले पहुंचकर एक को फर्टिलाइज कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में लड़की ही जन्म लेगी। ठीक है, तो ये गलत अवधारणाएं हैं, और इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। अगर मिल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे बच्चों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर बताएंगे, और एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आप हमको
कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका क्या काम है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या काम है और ये कहां से रिलीज होता है ना। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन का आंसर आप हमको एक और भी देंगे कि जो कैल्शियम और सिट्रिक एसिड, जो मेल का जो सीमेन होता है उसमें कैल्शियम और सिट्रिक एसिड कौन सी ग्रंथि देती है ना, किस ग्रंथि से रिलीज होता है। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और हमें विश्वास है आप लोग बताएंगे। और आज की क्लास आपको बहुत सिंपल लगी होगी, बहुत आसान लगी होगी, मजेदार भी लगी होगी। तो बच्चों अगर आप नए हैं तो पहले आप पहला दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है, समाप्त होने वाला है। उसके बाद तीसरा चैप्टर कंटिन्यू करिए और जो ना समझ में आए बच्चों वो आप लोग जो है क्या काम कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिए। पहले चैप्टर में थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एकदम टॉप लेवल कर दिया गया है ना। मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कोई अन्य तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सफिशिएंट है वो लेक्चर, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा, इतना भी बुरा नहीं है वहां पर, ठीक है। अब थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी आ रही होगी वीडियो की, आप लोगों को पता है। और उसके साथ साथ ही बच्चों अब हम ये बता दें कि आप लोगों की क्लासेस लगातार आगे बढ़ती रहेंगी और जो कंपटीशन थोड़े से संडे को हम कुछ और नया बताने वाले हैं आप लोगों को। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा ट्रिक का, आप उसको जरूर देखेंगे, मजा आ जाएगा उस वीडियो में आपको, है ना। हंसते हंसते आप हंसेंगे अकेले बैठ के अपने कमरे में, मम्मी आएंगे और बोलेंगे या मम्मी आप बताइए पागलों की तरह क्या हंस रहे हो तो जरूर आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, 4 से 5 मिनट का होगा। ट्रिक वीडियो है, क्लास 11 का एलगी के बारे में बताया जा रहा है बच्चों उसमें, ठीक है। ट्रिक वीडियो में क्लास 11 के एलगी का जो एग्जांपल है वो याद नहीं होता और हम उस ट्रिक वीडियो को जो बना रहे हैं उसको आसानी से और हंसते भी याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बच्चों वही है, फिर से अगेन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और सभी बच्चों से निवेदन है कि सारे लोग अगर वीडियो देखते हैं तो उनको लाइक करना चाहिए। लाइक करने से हमें देखने पे पता चलता है कि सारे बच्चों को जो है पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक किया करिए, शेयर करिए उन बच्चों को जिसको जरूरत है ना, इस लॉकडाउन में जरूरत है और वो पढ़ सके, अपने कोर्स को कवर कर सके बच्चों। तो आज हम बातें ज्यादा कर रहे हैं तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप सारे ऐसा नहीं कि हम फायदा उठा रहे हैं तो दूसरे की मदद नहीं करें। अरे यार उसको उसकी मदद काहे नहीं करोगे, आज कर दो ना, उसको शेयर करो, वो भी बेचारा पढ़ ले, आपका दोस्त ही होगा, दुश्मन तो होगा नहीं। और अगर आपको आगे जाना है तो आपकी लड़ाई खुद से है, दूसरे से नहीं होनी चाहिए बच्चों, ये बात समझ लीजिए। अपने आप को रोज नया करिए आप, ठीक है। तो शेयर करिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि और उसके साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटे का सिंबल होता है, उस पर टैप करेंगे तो उस पर ऑल आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन वीडियो आने से पहले आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। जाने का तो मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी जा रहे हैं, है ना, क्योंकि कल भी आना है ना, जाएंगे तभी तो आएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर क्लास एंड सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ में अपने फ्यूचर में क्या बनने वाले अपने गोल को सेट करिए, उसको अचीव करिए। थैंक यू सो मच।